मेरा नाम काव्या है और मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह मेरे जीजा विक्रम ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और मुझे जीते जी जन्नत दिखा दी। मैं दिखने में भोली भाली सी लगती हूँ और बेहद खूबसूरत भी हूँ। इसीलिए विक्रम ने बड़े आराम से मुझे अपनी बोतल में उतार लिया था। मैं पहली बार अपनी दीदी के घर रहने गई थी क्योंकि दीदी प्रेग्नेंट थी और उनका 8वां महीना चल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि विक्रम इतना भी नहीं सोचेंगे कि मैं उनकी साली हूँ और बहुत छोटी हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे भी बहुत मज़ा आया था। मेरी दीदी और विक्रम शहर में रहते हैं और उनका बाकी का परिवार गांव में ही रहता है। विक्रम को शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी, जिस वजह से उन्हें गांव छोड़ना पड़ गया था। मेरी दीदी की शादी को 2 साल हो चुके हैं और अब वो माँ बनने वाली थी। दीदी का अभी 8वां महीना चल रहा है, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना किया है। दीदी के बेड रेस्ट की वजह से विक्रम काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि घर का ज़्यादातर काम उन्हें ही करना पड़ता था और साथ ही साथ नौकरी का काम भी संभालना होता था। फिर एक दिन दीदी ने घर पर फ़ोन किया और अपनी समस्या के बारे में मम्मी को बताया। मम्मी ने बोला, अरे बस इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रही हो? तुम कहो तो मैं काव्या को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वो 1-2 महीने तुम्हारी देखभाल कर लेगी और घर का काम भी कर लिया करेगी। दीदी ने मम्मी की बात तुरंत मान ली, क्योंकि उन्होंने इसीलिए फ़ोन किया था। पर मैं दीदी के घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उनके यहाँ जाऊंगी तो विक्रम मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो मुझे फ़ोन पर भी छेड़ते रहते थे और भद्दी बातें करते थे। शुरू में तो मैं सब मजाक में ले लेती थी, लेकिन अब विक्रम अपनी हद पार करने लगे थे। जब मैंने आने से मना कर दिया तो फिर दीदी ने मुझे फ़ोन करके समझाया और आखिरकार मुझे मानना ही पड़ा। दीदी ने मुझसे कहा, कल तुम्हारे विक्रम तुम्हें लेने आएंगे तो तुम तैयार रहना। शाम को मेरे पास विक्रम का फ़ोन आया और उन्होंने खुश होते हुए पूछा, काव्या, क्या तुम सच में हमारे घर आ रही हो? तो मैंने कहा, हाँ विक्रम, सुबह दीदी ने मम्मी के पास फ़ोन किया था और वो चाहती हैं कि मैं वहाँ जाऊँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आराम हो जाए। विक्रम बोले, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम तैयार रहना, मैं कल ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कुछ सोचकर मैंने विक्रम से कहा, आप कल मत आना, आप परसों आ जाना। मेरी बात सुनकर विक्रम थोड़ा उदास हो गए, तो फिर मैं भी आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाते वक्त विक्रम बार बार मेरी तरफ ही देख रहे थे और मैं समझ चुकी थी कि विक्रम ने मुझे आगे वाली सीट पर क्यों बुलाया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, अभी आप ध्यान से गाड़ी चला लीजिए, मुझे तो आप घर पर भी देख सकते हैं। विक्रम भी मुस्कुराने लगे और बोले, नहीं काव्या, ऐसी कोई बात नहीं है, पर सच तो ये है कि तुम अपनी दीदी से भी ज्यादा सुंदर हो। तुम जिसकी पत्नी बनोगी वो सच में बहुत खुशनसीब होगा। मैंने हंसते हुए विक्रम को जवाब दिया, अरे विक्रम, अब इतना भी झूठ मत बोलिए। और अगर आप ये सारी झूठी तारीफें करके अपनी साली साहिबा के साथ कुछ सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप बाहर से जितने शरीफ लगते हैं, अंदर से उतने ही शरारती हैं। मेरी सारी बातें सुनकर विक्रम हंसने लगे और बोले, अच्छा चलो ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, पर तुम तो अपनी दीदी से भी ज्यादा नखरे वाली हो। मैं कुछ सोचकर विक्रम को डांट देती थी, पर सच कहूँ तो मुझे भी उनका हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वो देखने में भी बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी, इसीलिए वो ज्यादा बड़े भी नहीं लगते थे। वो बहुत ही मस्त स्वभाव के थे, इसीलिए उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता था। ऐसी ही बातें करते करते रास्ता कब गुजर गया मुझे तो पता ही नहीं चला। शहर आते ही मैंने विक्रम को धमकी देकर बोल दिया, अगर आप चाट पापड़ी खिलाए बिना मुझे घर ले गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। विक्रम बोले, अरे मैंने कब मना किया है? मैं तो घर से सोचकर निकला था कि तुम्हें यहाँ के मशहूर गोलगप्पे और चाट पापड़ी खिलाऊंगा। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि विक्रम को याद है कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। इसके बाद हमने दीदी के लिए फल और सब्जियां भी ले ली। जब हम घर पहुंचे तो दीदी बाहर ही टहल रही थी। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। दीदी ने घर के बाहर ही विक्रम की क्लास लगा दी और बोली, आप मुझसे ये बोलकर गए थे कि दोपहर तक आ जाऊंगा, पर आपने आते आते रात कर दी। इसके बाद हम सब अंदर आ गए और मैंने दीदी को फल काट कर दे दिए। विक्रम के नहाने के बाद मैंने भी नहा लिया, क्योंकि दिन भर के सफ़र के बाद हम दोनों थक चुके थे। नहाने के बाद मैं रसोई में आ गई और रसोई में आकर मैंने देखा कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है और घर में भी साफ सफाई नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीने से विक्रम ही घर का काम कर रहे थे। सारी सफाई करने के बाद मैंने सभी के लिए रोटियां बना ली, दी और सब्जी बाहर से मंगवा ली थी। मैंने दीदी को खाना दिया और उन्हीं के पास बैठ गई। फिर दीदी ने मुझसे कहा, अपने विक्रम को भी खाना दे दो, अगर खाना ठंडा हो गया तो तुम्हें दोबारा गर्म करना पड़ेगा।
मैं विक्रम को बुलाने गई तो मैंने देखा कि विक्रम किसी से बात कर रहे थे। लगभग 5 मिनट बाद उन्होंने फ़ोन रखा और मुझसे बोले, क्या हुआ काव्या, क्या तुम्हारी दीदी को फिर से चक्कर आ रहे हैं? मैंने कहा, नहीं विक्रम, और अब आप दीदी की फिक्र मत करिए, आप चलकर खाना खा लीजिए। विक्रम बोले, तुम पहले अनीता को खाना खिला दो, क्योंकि उसकी दवाइयों का टाइम हो रहा है। अगर खाना लेट खाएगी तो दवाइयाँ भी लेट हो जाएंगी। विक्रम नीचे आने में आनाकानी करने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और नीचे ले आई। मेरी बात मानकर वो रसोई में ही खाना खाने बैठ गए और जिद करके मुझे भी अपने साथ ही बिठा लिया। उन्होंने पहला निवाला मुझे खिलाया और दूसरा निवाला खुद खाया, और ऐसे करके उन्होंने मुझे अपने हाथों से ही खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद मैंने दीदी को दूध गर्म करके दे दिया और विक्रम ने उन्हें सारी दवाइयाँ दे दी। फिर हम दीदी के कमरे में ही बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब विक्रम ने मुझे जगाया तो दीदी मेरे बगल में सो रही थी और विक्रम हम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आए थे। मैंने विक्रम से कहा, अरे आप मुझे उठा देते, आपने क्यों तकलीफ की? मेरी ऐसे आंख नहीं खुलती है, पर अगर कोई मुझे जगा देता है तो मैं तुरंत उठ जाती हूँ। चाय बनाने के बाद विक्रम नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। दीदी ने मुझसे कहा, तुम उनके लिए खाना पैक कर दो, वरना हमेशा की तरह इन्हें बाहर से ही खाना पड़ेगा। मैंने जल्दी से नहाकर विक्रम के लिए खाना तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद विक्रम किचन में आए और मुझसे बोले, काव्या, तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना और टाइम से उसे सारी दवाइयाँ दे देना, क्योंकि आज मुझे वापस आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। मैंने विक्रम को छेड़ते हुए कहा, क्यों, आज आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं क्या? विक्रम बोले, अरे नहीं काव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। आज रात हमारे बॉस की बर्थडे पार्टी है और मैंने तुम्हारी दीदी से पार्टी में जाने की इजाज़त भी ले ली है। इसके बाद विक्रम ऑफिस चले गए और मैं घर के कामों में लग गई। जैसा कि विक्रम बोलकर गए थे, वो सच में बहुत लेट हो गए थे। मैंने दीदी को खाना खिलाकर उनको सारी दवाइयाँ भी दे दी थी। इतनी सारी दवाइयाँ खाने की वजह से दीदी को जल्दी नींद आ जाती थी और वो गहरी नींद में सो जाती थी। दीदी के सो जाने के बाद मैं विक्रम के आने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं नहाने चली गई और टाइम पास के लिए दीदी की साड़ी पहनकर देखने लगी। मुझे बचपन से ही साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद था और दीदी की रेड कलर की साड़ी मुझ पर बहुत अच्छी लगती थी। साड़ी पहनकर मैंने बहुत देर तक डांस किया और अपना टाइम पास करती रही। इसके बाद मैं साड़ी उतारते ही जा रही थी कि तभी डोरबेल बज गई और मैं समझ गई थी कि विक्रम आ गए हैं। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो विक्रम कुछ नशे में लग रहे थे। मुझे साड़ी में देखते ही विक्रम बोले, अनीता, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर मेरा सहारा ले लिया। इसके बाद मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे उन्हें उनके कमरे में ले आई। कमरे में लाकर मैंने उन्हें बेड पर बैठा दिया और बोली, विक्रम, आप थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही मैं जाने लगी तो विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर बोले, प्लीज़ यार, आज मना मत करना। अब मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि विक्रम मुझे साड़ी में अनीता दीदी समझ रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर कहा, विक्रम, आप गलत समझ रहे हो, मैं अनीता नहीं काव्या हूँ। लेकिन नशे की हालत में विक्रम ने मेरी एक बात भी न सुनी और पिछले 3-4 महीनों की सारी भूख मिटा ली। सुबह हमेशा की तरह विक्रम मुझसे पहले ही उठ गए थे। उठते ही उन्होंने मुझे जगाया और बोले, क्या हुआ काव्या, तुम ठीक तो हो ना? मैंने नींद में सिर्फ इतना ही बोला, विक्रम, मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। मुझे देखकर विक्रम यही सोच रहे थे कि शायद उनसे नशे में कुछ गलत हो चुका है। मेरे उठने से पहले ही वो मेरे लिए चाय बना लाए। आज उन्होंने दीदी को भी नहीं जगाया था, क्योंकि वो मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं दीदी को पता न चल जाए कि रात में मैं उनके कमरे में सोई हुई थी। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे चाय दे दी और फिर से पूछने लगे, काव्या, सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन मैंने विक्रम की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह नीचे करके बैठी रही। तभी विक्रम फिर से बोले, प्लीज़ काव्या, कुछ तो बोलो यार, ऐसे चुपचाप मत बैठो। मैंने विक्रम से सिर्फ इतना बोला, विक्रम, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हो। और इतना कहते कहते मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरे मुंह से इतना सुनते ही विक्रम समझ चुके थे कि नशे की हालत में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और इसके बाद विक्रम मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। वो बोले, प्लीज़ काव्या, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस समय होश में नहीं था और नशे की हालत में न जाने मुझसे क्या क्या हो गया। तुम मुझे मार लो या फिर कड़ी से कड़ी सज़ा दे दो, पर इस बारे में अपनी दीदी को कुछ मत बताना, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। मैंने विक्रम से कहा, आप परेशान मत हो और मैं इतनी पागल नहीं है कि ये सारी बातें दीदी को बता दूंगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपके और दीदी के रिश्ते में कोई दरार आए। बस कल जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। विक्रम बोले, तुम जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, मैं तुम्हें वापस गांव छोड़ आता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए। मैंने विक्रम से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि अब आप कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। विक्रम बोले, काव्या, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। इतने में दीदी ने आवाज़ लगाई,
अगर तुम दोनों जीजा साली की बातें खत्म हो गई हों तो कोई मुझे चाय दे दो। दीदी की बात सुनकर हम दोनों हंसने लगे और बाहर आ गए। अनीता दीदी के बेटे के जन्म के बाद घर खुशियों से भर गया था, लेकिन उस शोर शराबे के पीछे का काव्या और विक्रम के बीच एक खामोश और गहरा खिंचाव जन्म ले चुका था। विक्रम ने अपना वादा निभाते हुए शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन उनके मन में काव्या की वो छवि अभी भी ताज़ा थी। एक शाम जब घर के बाकी सदस्य सो रहे थे, विक्रम ने काव्या को वो नीले रंग की रेशमी साड़ी भेंट की जो उन्होंने विशेष रूप से उसके लिए खरीदी थी। जब काव्या ने उस साड़ी को पहना तो विक्रम की नज़रें उस पर टिक गई और उन्होंने दबे स्वर में स्वीकार किया कि उस रात जो नशे में हुआ था वो अब उनके दिल की असल चाहत बन चुका है। काव्या ने पहले तो लोक लाज और दीदी के डर से खुद को रोकना चाहा, लेकिन विक्रम के स्पर्श की गर्माहट और उनकी आंखों में छिपे सच्चे प्यार ने उनके सारे बांध तोड़ दिए। अगले कुछ दिन उनके लिए किसी हसीन सपने जैसे थे। जब भी घर में मौका मिलता उनके बीच का रोमांस और गहरा होता गया। रसोई में काम करते वक्त अचानक विक्रम का पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेना या रात के सन्नाटे में छत पर चोरी छिपे मिलना काव्या को एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था। वे दोनों जानते थे कि ये रिश्ता सामाजिक मर्यादाओं से परे है, फिर भी वे एक दूसरे के सानिध्य में जन्नत महसूस कर रहे थे। काव्या के वापस गांव जाने की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही थी, उनकी धड़कनें और तेज होने लगी थी। विदाई की आखिरी रात उन्होंने एक दूसरे को पूरी शिद्दत से महसूस किया, जहां कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के प्रति समर्पण और अटूट आकर्षण था। काव्या जब गांव के लिए रवाना हुई तो वो सिर्फ यादें लेकर नहीं, बल्कि विक्रम के साथ बिताए उन रूहानी और रूमानी पलों की मिठास लेकर गई जो ताउम्र उसके दिल में धड़कते रहने वाले थे।